People do not decide their future, they decide their habits, and their habit decide their future. The famous quote by F.M. Alexander. Hey guys, welcome back to my channel. Me Anuradha. Welcomes to my channel Learn the Unlearn. We'll continue our previous series from scratch to hatch based on the NCRT series. And the quote of that, which I said earlier, that means that we do not decide our future, but we can decide our habits, and our habits can decide our future. If you want to see कि एक बंदा अपनी लाइफ में कहाँ तक जा सकता है, तो आपको उसे पूरी लाइफ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है. आप कुछ दिन उसकी कुछ हैबिट्स को ऑब्जर्व करिए, आप बता सकते हो कि वो लाइफ में कहाँ तक जा सकता है. द सिंपल मीनिंग ऑफ दैट. हमारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक सप्लाई. और इन सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो भी इन सारे एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं. इनफैक्ट जो 11th-12th में भी है उनको भी काफ़ी सारी जगह पे ऑफकोर्स उनको ये आता ही है क्योंकि उन्हीं की क्लास का ये टॉपिक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस सेशन के लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी जितने भी सेशन हुए हैं. इसके प्रीवियस में हम लोग ने डिमांड को 2 पार्ट्स में कवर किया था, 1 and 2 में. वो भी मैं आपको लिंक आई बटन में यहाँ पे दे दूंगी ऊपर, तो आप यहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा. आपके फीडबैक्स वगैरह ज़रूर से दीजिएगा ताकि आगे हमें सीरीज़ को कैसे बढ़ाना है और क्या क्या टॉपिक्स लेने हैं वो हमें पता चलेगा. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द economics concept from scratch to hatch. Today's topic is going to be supply part 1. 2 पार्ट में करेंगे इस चैप्टर्स को. पार्ट 1 में इसके बेसिक्स वगैरह देखेंगे और सेकेंड पार्ट में वापस से मूवमेंट और शिफ्ट देखेंगे जैसा कि हमने डिमांड में देखा था. So let us begin with the meaning. The amount or a quantity of a goods and services which market participants are ready to sell into the market to consumer at a given price for a given period of a time. क्या मैंने यहाँ पे रीड किया? वो क्वांटिटी या वो अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्विस हो सकती है जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं आर रेडी टू सेल. मार्केट के पार्टिसिपेंट्स यानी कि जितने भी लोग वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या मेक करते हैं, बनाते हैं, ये सारे पार्टिसिपेंट्स जब वो रेडी हो जाते हैं उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए. कहाँ पर बेचेंगे? इस मार्केट के अंदर. व्हेन दीज पीपल आर रेडी टू सेल इनटू द मार्केट टू कंज्यूमर. मार्केट में किसको? कंज्यूमर को, जो आके इसको खरीदने वाला है. एट अ गिवन प्राइस, जो भी प्राइस दिया हो उसका, 5 रुपीज, 10 रुपीज, वॉट एवर द प्राइस इज, फॉर द गिवन पीरियड. उस पीरियड, उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, लाइक उस दिन, एक महीना, एक हफ्ता, एक साल, तो हम लोग उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल ये बुक स्टोर है, अवेलेबल बुक्स है 1500, पेट स्टोर में 25 पेट्स और प्ले स्टेशन में 250 पीसेस. तो ये डिसाइड हो गया कि इस टाइम पे ये इतने बुक सेल करने के लिए रेडी है, ये इतने पेट सेल करने के लिए रेडी है और ये इतने पीस सेल करने के लिए रेडी है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक इज नथिंग बट योर सप्लाई. अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक इज नथिंग बट योर सप्लाई. तो सप्लाई का मतलब सप्लाई तभी हो सकती है जब आपके पास में क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है जो गुड्स को बनाते हैं और वो रेडी हो जाते हैं सेल करने के लिए मार्केट में कंज्यूमर को एट अ गिवन प्राइस, is known as a given period is known as a supply. I hope you have understood the meaning of supply. The law of supply. अब मीनिंग समझ में आ गया. जैसे हमने डिमांड का लॉ किया था, वो क्या बोलता है? अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसके डिमांड में कम हो जाएगी और अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो उसके डिमांड में आपको एक इंक्रीमेंट देखने मिलेगा. वैसे ही हमारा एक सप्लाई का लॉ है. तो सप्लाई का लॉ बोलता है जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ती है उस चीज की सप्लाई भी बढ़ती है और जैसे किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई भी कम होती है. डिमांड में हमने बोला था कि डिमांड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स, यानी कि अपोजिट रिलेशन है. और सप्लाई का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. मतलब दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं. अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा और अगर ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा. बस इतना ही लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, हायर द प्राइस द लार्जर द क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड. प्राइस गोज अप, सप्लाई ऑल्सो गोज अप. प्राइस गोज डाउन, सप्लाई ऑल्सो गोज डाउन. This is the basic law of supply. As price increases, quantity supplied increases. As price falls, quantity supplied also
false. The supply of a commodity means a quantity of a commodity which actually offered at sell at a given price during at a particular time. Actually में मतलब ये चीज वास्तविकता में हो रही है, reality में हो रही है. The definition is completed when the following elements are included in the definition. The quantity of a commodity offered to sell, वो सारी चीजें जो सेल करने के लिए रेडी है. अगर आपने उसको शॉप में डिस्प्ले नहीं किया है मतलब यू आर नॉट रेडी टू सेल, सो इट हैज टू बी रेडी टू सेल. द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उस कमोडिटी कौन से प्राइस में मिल रही है. एंड द थर्ड लास्ट वन इज अ टाइम ड्यूरिंग विच क्वांटिटी इज ऑफर्ड, जहां पर क्वांटिटी को ऑफर किया है वो टाइम, वो समय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. द लॉ ऑफ सप्लाई, इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं. गिवन एन आइडिया ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ बिजनेस विल प्रोड्यूस एट अ गिवन प्राइस. उस प्राइस के ऊपर हमें प्रोड्यूस भी करना है, मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह जब हम लाते हैं वो उस टाइम पे प्रोड्यूस करना, उसको बेचना, उस क्वांटिटी को या वो सर्विस को, वो हमारा सप्लाई है. एज पर द लॉ the supply of a product will increase with the increase in price and vice versa. vice versa यानी कि जब वो नीचे जाएगा प्राइस तो हमारी सप्लाई है वो भी नीचे आ जाएगी. how it works, increase in the price of a product, producer may change the commodities price due to many factors such as the demand, changes in a technology and a new legislation. या तो क्यों कोई न्यू लॉ आ गया हो मार्केट में उसके वजह से, या हमारी डिमांड के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है इस वजह से मैं प्रोडक्शन भी बढ़ा दूंगी, या तो मेरी टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया जिसकी वजह से भी मेरे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है. दूसरा है सप्लाई सीइंग मोर इंसेंटिव्स टू सेल, व्हेन द प्रोडक्ट प्राइस इज गोज अप एनकरेज द प्रोड्यूसर टू सेल मोर. अगर किसी चीज का प्राइस ऊपर जाता है तो प्रोड्यूसर को ऐसे और भाव उत्पन्न होते हैं कि वो और ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करे. पहले इतना बनाता था अब इतना, मतलब इतना ज्यादा बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि प्राइस पहले इतनी थी अब उसकी प्राइस इतनी से बढ़ गई है. ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन, वो कौन सी कॉस्ट है जहां पर गुड्स बनती है. इंक्रीज इन द सप्लाई, इंक्रीज द प्रोडक्शन, स्टार्ट द हीट मार्केट विच बूस्ट अप द सप्लाई. अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ रही है मतलब डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में एक बूस्ट आ जाता है कि सारी जगह पर बूस्ट मिल गया है, एक एनर्जी जनरेट हो गई है कि चीजें बिकती जा रही है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी चेंजेस, टैक्सेस, लेजिस्लेशन एंड अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सारे वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरी सप्लाई के ऊपर मुझे फर्क देखने के लिए मिलता है. एंड इम्पॉर्टेंस, assist in determining the equilibrium price, explains how nation allocates the resources to produce the different goods and services. allocation of resources होता है यानी कि resources को अच्छी तरह से distribute किया जाता है कि ये resources कैसे use होने वाले हैं हमारे goods को produce करने के लिए, हमारे goods को manufacture करने के लिए, और फिर वहां से अलग अलग जगह पे supply करने के लिए in the market to the consumer. ठीक है, ये समझ में आ गया. उसके बाद में ये हमारा है सप्लाई कर्व. जैसे हमारा डिमांड कर्व होता था ऐसा, ये होता था डिमांड कर्व, ये होती थी प्राइस. ठीक है, ये होती थी प्राइस. तो ये हमारा डिमांड कर्व बनता था, ये मेन प्राइस, ये प्राइस कम हुई, ये प्राइस बढ़ी, ये रियल क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी कम हुई. तो ये हमारा कैसा था, डिमांड कर्व था. ये हमारा कैसा था, डिमांड कर्व था. ओके, और ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है. ये मेरी P1 की प्राइस है तो मेरी Q1 क्वांटिटी है. ये P2 की प्राइस है तो ये मेरी क्या है, क्वांटिटी है. ठीक है, पहले प्राइस इतनी थी तो मैं इतना बना के बेचता था, फिर प्राइस ड्रॉप हुई तो मेरी सप्लाई भी कम होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि प्राइस और सप्लाई के अंदर कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक कम होता है तो दूसरा भी कम होगा. यहाँ पर एक और दूसरा क्या है, एक है हमारा प्राइस और दूसरा है हमारा क्वांटिटी सप्लाई. दूसरा है क्या है हमारा, क्वांटिटी सप्लाई. क्लियर विद दिस. ये हो गया मेरा क्वांटिटी सप्लाइड और ये हो गया मेरा प्राइस. ये मैंने क्या बनाया है आपका डिमांड, ये आपका है सप्लाई कर्व, बराबर. ये क्या है, मेरा सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगी, सप्लाई का शेड्यूल. शेड्यूल में क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखना है मेरी प्राइस, और यहाँ पे है मेरी क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पे है मेरा गुड्स ABCD. प्राइस कितनी है ए के टाइम पे 5, सप्लाई कितनी है 10, फिर प्राइस कितना हो गया 6, सप्लाई कितनी हो गई 11, फिर प्राइस कितना है 12, सप्लाई कितनी हो गई 7. तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर रिलेशन, क्या दिख रहा है, ये बड़ा
ये भी बढ़ा और ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ। जब आप इसी चीज को टेबल फॉर्म में डालोगे तो ये बनेगा आपका सप्लाई शेड्यूल, और जब इस चीज से आप ये कर्व बनाओगे तो ये आपका बनेगा सप्लाई कर्व। ओके, समझ में आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन कैसा है। 10 के पे 5 खरीद रहे, 11 पे 6, 12 पे 7, 13 के ऊपर 8, 14 की प्राइस है तो 9 सप्लाई हो जाती है, 15 की प्राइस है तो 10 सप्लाई होती है, 16 की है तो 12 होती है, और 17 की है तो 12 होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको सप्लाई कर्व भी, सप्लाई शेड्यूल भी। उसके बाद में आते हैं हमारे कुछ अजम्पशंस, जैसा है नो चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम ये अज्यूम करेंगे कि जिसमें हमारा गुड्स बन के तैयार होता है या जितने में हमारी सर्विस होती है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो ही प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी, और प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हुई। नो चेंज इन अ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी भी वही है जो हम शुरू से यूज कर रहे हैं, हमने कोई भी प्रकार की नई तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया है। नो चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन में भी कोई चेंजेस नहीं आए, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कांस्टेंट है और रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी सेम ही है। अगर ये सब चीजें वैसी की वैसी है तो ही मेरा लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा, अगर ये चीज वैसी नहीं है तो मेरा लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा नहीं। जैसे डिमांड में भी एजम्पशन और एक्सेप्शंस थे, वैसे सप्लाई में भी एजम्पशन और एक्सेप्शंस होते हैं। अगर डिमांड वाला लेक्चर नहीं देखा है तो याद से देखिएगा, मैं आपको लिंक यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी तो आप देख लीजिएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल बी द सेम, देयर इज नो चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज नहीं हुआ है। प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर चेंज इन अ प्राइस, नो चेंज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड नो चेंज इन अ पॉपुलेशन। होप सो टिल हियर यू गाइज हैव क्लियर विद द कंसेप्ट। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेशन में बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर किया जाएगा। उसके बाद में आते हैं देयर आर सम एक्सेप्शंस, जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, जब कभी भी एक्सेप्शंस लिखा हो मतलब जो मेरा लॉ ऑफ सप्लाई है वो काम नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रही है तो मेरी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, और जब प्राइस कम हो रही है तो मेरी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये लॉ के अपोजिट जा रहा है, इनवर्स रिलेशन बता रहा है, जबकि ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा लॉ क्या बोलता है, price is increases my supply should increase. If my price is increases my supply should increases, and my price is decreases my supply should decreases। आया समझ में, ये चीज है मतलब लॉ फॉलो हो रहा है, और ये चीज नहीं है मतलब लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये कब होगा, लाइक चेंज इन अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो गया तो नॉट लीड टू चेंज इन अ क्वांटिटी, क्वांटिटी में सप्लाई टू पॉजिटिव डायरेक्शन। द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कुछ चीजें चेंज होती है, अगर मेरे अजम्पशन चेंज हो जाए, अगर मेरे अजम्पशंस ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी तो मेरा लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ काम कर रहा है बताओ। अगर मेरी इनकम चेंज हो जाती है तो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा है, अगर मेरा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम कर रहा है, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अजम्पशन है तो एक्सेप्शंस भी होंगे, और एक्सेप्शन का मतलब भी वही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये चीज काम नहीं करती है, कोई गुड्स ऑक्शन कर रहा है तो नहीं काम करता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन अ प्राइस करोगे तो भी नहीं काम करेगा, लेबर का सप्लाई फोर्स चेंज हो गया तो भी ये चीज काम नहीं करेगी। मतलब अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो मेरा ये भी चेंज हो रहा है ना, नहीं काम करेगा। परिशेबल गुड्स में, लेजिस्लेशन में, रेस्ट्रिक्शंस में, क्वालिटी में, इन सब जगह पे अजम्पशन के अपोजिट से अगर ये अजम्पशन चेंज हो जाता है, अगर मैं इसके आगे नो हटा दूं तो ये सारी चीजें हो रही है, तो मेरा इसका सीधा असर आपको दिखेगा लॉ ऑफ सप्लाई पे, लॉ ऑफ सप्लाई पे इसकी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। होप सो क्लियर विद दिस टॉपिक। पार्ट 2 में आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे, तब तक आप मुझे यहाँ पर सारी जगह पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आपके प्रीशियस इंपॉर्टेंस कमेंट जरूर से बताइएगा, आपको क्या चेंजेस चाहिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि न्यू लेक्चर आते ही आपको मिल जाए। अपने आसपास सफाई रखिएगा, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। मिलेंगे तब तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।